Hello and welcome to this video. This video is going to be about two important angles related with friction. In our previous video on Newton's laws, we had discussed about the basics of friction. Today, we are going to discuss about two important angles related with friction. The first one of those angles is called the angle of friction. तो आज के इस वीडियो में फ्रिक्शन से रिलेटेड दो एंगल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. एक तो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिपोज. इन दोनों ही एंगल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, ये क्या होते हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने होते हैं. तो पहला एंगल जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब देखिए हम इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि एक हमें सरफेस दिया गया है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे. ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये. इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है. m मास का ये ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस है. अब देखिए इस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस हैं. एक तो mg है, दूसरी n है, और हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ कोई ऐसे फोर्स लगाई गई थी जिसके कारण ये ब्लॉक अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है. सो देयर इज दिस ब्लॉक हियर, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट फॉर mg एंड नॉर्मल फोर्स, एंड वी हैड अप्लाइड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F. नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. नाउ बाय लिमिटिंग इक्विलिब्रियम व्हाट वी मीन इज it's about to start sliding towards right, and if the block is about to start sliding towards the right, friction will have to be towards the left. And since the block is just about to start sliding, friction is limiting friction. Now this limiting friction will always be mu s times n. If you will recall, mu s is the coefficient of static friction. तो मैं आपको याद दिला दूं, ये mu s जो है coefficient of static friction होता है. mu s को n से मल्टीप्लाई करें तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आती है. हम ये मानकर चल रहे हैं कि बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, जिसका मतलब है कि ये राइट डायरेक्शन में स्लाइड करना बस शुरू करने ही वाली है हमारी इस अप्लाइड फोर्स के कारण. तो अब इस बॉडी पर ये फोर्सेस हैं, एक mg है, F है, नॉर्मल फोर्स है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन mu s n है. अब याद करें कि जो बॉडी के ऊपर यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है उसका ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है. दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दिस इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. लेट्स कॉल इट Fc. Now the angle made by this Fc with the normal force is called lambda, and that lambda is the angle of friction. ये जो lambda आया है ये angle of friction है. angle of friction क्या है फिर? अब देखिए ये जो ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, इनके बीच में ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है Fc. इसके दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए कि बॉडी की स्लाइडिंग बस शुरू होने को है, ऐसा हमें बताया गया है. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स, और ये इनका रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स Fc. ये कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल से कुछ लैम्डा एंगल बना रही है. ये एंगल जो है यही कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर हम इसको अब जल्दी से कैलकुलेट कर लें तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें मिल जाएगा. लेट्स कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. tan लैम्डा हमें कितना मिल रहा है? हाउ मच इज tan लैम्डा? tan लैम्डा इज mu s n divided by this n, which cancels out. So tan lambda comes out to be mu s, or what you can say is that lambda equals tan inverse of mu s. This is the angle of friction. And the other angle related with friction is what we call the angle of repose. We'll represent this by theta. What is angle of repose? Let's say
we have an inclined plane which is inclined to the horizontal at the angle theta. ये मान लेते हैं कि एक inclined plane है हमारे पास जो कि horizontal से, ये inclined plane horizontal से theta angle पर inclined है. इस inclined plane के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ये ब्लॉक हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है. अब हम इस इंक्लाइंड प्लेन को इस तरफ से ऊपर उठाते जाते हैं और इस थीटा को बढ़ाते जाते हैं. What we do now is we keep lifting the inclined plane and we keep increasing the magnitude of theta. Now we keep lightly tapping the surface and keep lifting the inclined plane, thereby increasing theta. हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन को उठाते जा रहे हैं इस सरफेस को हल्के से टैप करते हुए. जैसे ही इसकी हल्की हल्की स्लाइडिंग शुरू हो गई तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज आ गया. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन for which a body on an inclined plane starts sliding down the plane. So angle of repose is that minimum angle of inclination of this inclined plane for which this block lying on the plane will just start to slide down this plane. Now let's look at the forces acting here. हम यहाँ देखते हैं क्या क्या forces हैं. एक तो है mg, दूसरी force normal है, normal force, और तीसरी आएगी friction. और कैसी friction है? इस बॉडी की स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है. दिस बॉडी इज जस्ट स्टार्टिंग टू स्लाइड and therefore friction will be limiting friction, which is mu s times n. Now this force and this force, they are already along the incline and perpendicular to the incline. We take the direction of the incline as x, direction perpendicular to incline as y. Inclined plane की डायरेक्शन को मैंने x लिया, उससे perpendicular डायरेक्शन को y लिया है. तो x और y में हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है. ये फोर्सेस x और y में पहले से ही हैं. mg को और रिजॉल्व कर लिया जाए तो कंपोनेंट आएंगे ऐसे. mg का, अब देखिए ये कंपोनेंट्स कैसे हैं. ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा. तो mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा हो जाता है, और ये कंपोनेंट हमें मिलेगा mg cos theta. तो अब आप बड़े आराम से देख सकते हो. What you can see is I've resolved the force mg along x and y, and I've got mg sin theta and mg cos theta. This force n is balancing mg cos theta because there is no acceleration perpendicular to the incline. ये जो inclined plane है इससे perpendicular direction में कोई acceleration नहीं है, इसलिए n और mg cos theta एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. दो फोर्स बैलेंस तब करती हैं जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों एंड डायरेक्शंस ऑपोजिट हों. तो टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. दैट्स एग्जैक्टली द केस हियर. नाउ अलोंग द इंक्लाइन, बिकॉज स्लाइडिंग हैज ओनली जस्ट स्टार्टेड, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स. सो mg sin theta equals mu s times n. So mg sin theta equals mu s times n. n है mg cos theta. ये देखिए n mg cos theta है तो n की जगह मैंने यहाँ पर mg cos theta ले लिया. mg कैंसिल हो जाएगा और cos theta से हम डिवाइड करेंगे तो tan theta आ जाएगा mu s. तो theta आया tan इनवर्स ऑफ mu s. ये हमें एंगल ऑफ रिपोज मिल गया. तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं. दे आर इक्वल टू ईच अदर बट दे आर डिफाइंड डिफरेंटली. तो ये अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनको कैलकुलेट करने पर इनकी वैल्यू, इनका मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़, और इनका फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है. तो ये हमने इन दो एंगल्स के बारे में जान लिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you're enjoying the content on this channel. Thank you very much for watching.